अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, जिनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे, तो वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, टाइम शॉर्ट होता है। जैसे कि पहले भी मैं कई दफ़ा आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो इतना एक्सपेक्ट ना किया करें कि हर एक के साथ मैं डिटेल में कॉल भी करूँ या टेक्सटिंग करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पुट कर दिया करें तो मैं समझ जाता हूं कि एस्पिरेंट्स को कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि मैं उनका आंसर कर सकूं। तो आज के लेक्चर का हमारा मौजू है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी कि तहरीरी इम्तिहान। तो इसके मुतालिक जितने अब तक मेरे जहन में आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पे मैं आज डिटेल से आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ और गाइड करता हूँ कि आप लोगों ने इस टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें, जिन्होंने तैयारी कर ली है, और जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की वो अब बस दुआओं पे गुजारा करें, क्योंकि अगर 6-7 महीनों में अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की तो अब जो है आखिरी 2-4 दिनों में तैयारी क्या करनी है। तो बस जाके मारें हवा में तीर, जितने लगते हैं लग जाएंगे, अदरवाइज़ बस और जिन्होंने तैयारी की हुई है उनके लिए तो बेस्ट विशेस भी हैं, सबके लिए बेस्ट विशेस हैं, लेकिन ये है कि फल उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका टेस्ट है, इसमें से लेट्स सपोज किसी ने 2-3 पोस्ट के लिए टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, तो अगर उसकी एक ही रोल नंबर स्लिप आई है तो इट्स मीन कि उसका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जितने मार्क्स होंगे वो बाकी जितने आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं उनमें वो काउंट होंगे। लेट्स सपोज आपने एक टेस्ट दिया डिस्क्रिप्टिव, यानी कि एक ही टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हर पोस्ट के लिए अप्लाई होगा, कोई भी सिलेबस सेम है। तो अब आपने एक टेस्ट में 60 मार्क्स लिए हैं और आपके टेस्ट भी 3 क्वालिफाई हुए, तो हर टेस्ट में आपके 60 मार्क्स काउंट होंगे। तो मतलब ये कि एक टेस्ट आपने देना है, उसमें जितने मार्क्स होंगे तो जितने भी टेस्ट आपने डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई किए हैं उनमें वो आपके रिटर्न के मार्क्स शामिल हो जाएंगे। ये तो सबसे पहली बात थी। और इसके बाद जो मेन बात, आप लोग 16-17 ग्रेड पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इसका मतलब ही है तहरीर करना, डिस्क्रिप्टिव। तो कुछ लोग अभी भी पूछ रहे होते हैं कि ये टेस्ट MCQs पैटर्न पे होगा और क्विज़ेस पे होगा, किस तरह का ये पेपर होगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है आपकी रिटर्न जो सलाहियत है, वो कैपेसिटी है या जो आपकी स्किल है, वो आपको जज करने के लिए आपका ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिटर्न स्किल जो है वो टेस्ट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। तो अपनी राइटिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह को ओवरकम करने के लिए अपनी आप पूरी कोशिश करें। और इसके बाद जो अगली बात है, कई सारे सवाल आ रहे थे कि हम पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी, इनको उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश में अटैम्प्ट करना होगा। भाई देखें, CSS के इम्तिहान में भी आप जाते हैं तो करंट अफेयर को छोड़ के पाकिस्तान अफेयर की बात करें या इस्लामिक स्टडी की बात करें, तो इस्लामिक स्टडी को तो उर्दू में लिखने का ऑप्शन होता है। पाक स्टडी को भी अब जब से उर्दू ज़ुबान का एक चला था कि सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में होंगे, तो उस वक्त भी एक ऑप्शन आया था कि उर्दू लैंग्वेज का भी ऑप्शन होगा। लेकिन अब वो जो स्लोगन है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल धीमा पड़ गया हुआ है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर दोनों ऑप्शन आपके पास हों, उर्दू और इंग्लिश, तो फिर भी आप इंग्लिश में ही सवाल को अटेम्प्ट करें। क्यों? इसलिए कि
आपके पास अगर मटेरियल है तो इस लेवल पे जब आप ग्रेजुएट एटलीस्ट और मास्टर आपने किया हुआ है तो आपको इंग्लिश लिखने से घबराना नहीं चाहिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपकी ये इंग्लिश रिटन स्किल को ही टेस्ट करने के लिए इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर CSS में भी ये ऑप्शन होता है तो इसके बावजूद भी हो सकता है कि आपका इस टेस्ट में आपको इंग्लिश में ही कहा जाए कि इंग्लिश में आपने अटैम्प्ट करना है। तो बेहतर है अगर उर्दू का ही ऑप्शन हो तो भी आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करें, ताकि आप अपनी जो है जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका पेपर मार्क कर रहा हो, वो आपसे इम्प्रेस हो कि आपको कुछ अच्छे मार्क्स दे। हाँ, अगर किसी की इंग्लिश वीक है और ये ऑप्शन आ जाता है मुझे उर्दू में अटैम्प्ट करना है या इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है, तो आप इंग्लिश अगर वीक समझते हैं तो उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि फिर आप उर्दू की तरफ जाएँ। अच्छा, तो ये तो रह गई मतलब आपके मोड ऑफ अटैम्प्ट कि आपने किस लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना है। इसके बाद अगर हम ऐसे की बात करें, स्टार्ट से करते हैं। एक ऐसे जो आपने अटैम्प्ट करना है 40 मार्क्स का होगा और जो है 1000 वर्ड्स पे कम से कम कंप्राइज होना चाहिए, मुश्तमिल होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसके लिए, मैंने जैसे पहले भी एक ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया था कि आप लेट्स सपोज पहली उसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आगे चल के उसके मज़ीद A, B, C पार्ट लिखते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी काजेज़ ऑफ एनीथिंग, जो भी आपका मौजू होता है तो वो लिखते हैं। और उसके बाद काजेज़ में आप न्यूमेरिक्स फिर मज़ीद आप लिख देते हैं A, B, C, D जो भी आपके जितने आते हैं। उसके बाद 3-4 जितनी भी आपकी हेडिंग होती है, एंड पे कंक्लूजन होता है। ये तो मेन पार्ट्स होते ही हैं और इसके अलावा रेमेडियल एक्शन या ये इस तरह के होते हैं। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो कोई भी आप ऐसे अटैम्प्ट करते हैं तो उसकी 3 बल्कि 4-5 हेडिंग तो मेन मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि आपका जो लाजमी पार्ट होगा इंट्रोडक्शन भी होगा जिसमें बैकग्राउंड वगैरह आता है, मीनिंग आते हैं और इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन वगैरह आप उसमें डालते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कुछ काजेज़ आ जाते हैं, कोई भी वजह होती है, प्रॉब्लम होता है, सोशल इशू होता है। तीसरे नंबर पे रेमेडियल एक्शन होते हैं और चौथे नंबर पे आप कंक्लूजन। तो इसके दरमियान में कुछ और भी आ जाते हैं, करंट सिनेरियो या कुछ इस तरीके से दरमियान में आप करंट सिचुएशन जो भी चल रही होती है उसके मुताबिक आप उसमें ऐड कर लेते हो। तो 4 तो मैंने आपको मेन हेडिंग बता दी, इसके 2-3 और ऐड कर दें तो आपकी 6-7 हेडिंग बन जाती हैं। तो आप उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करें। अच्छा ठीक है, ये तो हेडिंग या आउटलाइन पे मैंने बात कर ली। अब आपने ऐसे को लिखना है और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन होंगे बाकी टॉपिक्स के, इस्लामिक स्टडी के होंगे, करंट अफेयर के होंगे, पाकिस्तान अफेयर के होंगे। तो आर्टिकुलेशन, मैं जिस अब बात को कहना चाह रहा हूँ, हर क्वेश्चन पे आपने ये अटेम्प्ट करना है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन की आपकी जो सलाहियत है वो जज की जाएगी। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आर्टिकल आपने लिखना होता है जिसको कम्प्रीहेंसिवली आप कम्युनिकेट करें। अब लेट्स सपोज आप कोई भी टॉपिक लिखना शुरू करते हैं तो आप ये समझें कि जो एग्ज़ामिनर है उस टॉपिक के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता, तो आप उस टॉपिक को कितनी खूबसूरती के साथ लिखते हैं, आपकी कलम में कितनी खूबसूरती है, आपके अल्फाज और दिमाग में कितनी एक राइटिंग स्किल है कि जो पढ़ने वाला है उसको एक कहानी की सूरत में पढ़ना शुरू करे और उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा होता जाए और उसको लगे कि इस बंदे के पास नॉलेज भी है और ये जो बात कहना चाह रहा है इसमें असर भी है, सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा बल्कि इसके पास एक स्किल भी है, नॉलेज भी है और डिलीवर करना भी जानता है, कम्युनिकेट करना भी जानता है और इसको पेन चलाना भी आता है। तो जब ये आपकी सलाहियतें एक आर्टिकल में होंगी, उसका बैकग्राउंड, उसकी वजूहात, उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, करंट सिचुएशन क्या है और आप अल्टीमेटली एक अच्छी सजेशन या कंक्लूड उसको कैसे करते हैं, ये सारा इंटरेस्ट एक जो पढ़ने वाला है उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, वो समझे कि हाँ वाकई मुझे कुछ इसमें फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे एक डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल पढ़ लेना या किसी और अखबार का आप जो है एडिटोरियल पढ़ लेना,
तो उसमें आप देखेंगे कि जो है आर्टिकुलेशन होती है, मतलब आप जब उसको स्टार्ट करते हैं जो इस प्रॉब्लम पे वो लिखा होता है तो उसमें एक बड़े खूबसूरत अंदाज से उसके बारे में इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में सारे मसाइल की सिचुएशन क्या होती है और अल्टीमेटली जो है उसका सोल्यूशन बताया जाता है। तो एक बड़े अच्छे अंदाज से और पढ़ने वाले में एक इंटरेस्ट पैदा होता है, वो जब पढ़ रहा होता है तो उसका इंटरेस्ट होता है कि ये बात कहाँ पे जा रही है, कहना क्या चाह रहा है और अल्टीमेटली ख़त्म कहाँ पे होती है। तो आप जब भी ये क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट करें तो आपने उसमें देखना है कि आर्टिकुलेशन की सारी क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हों। तो जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका हर क्वेश्चन जो है अच्छे मार्क्स देगा। अब अगली बात आती है कि अगर आपके पास 3 घंटे हैं और 3 घंटे में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, 3 आवर मल्टीप्लाई 60, 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स अगर हैं तो 100 नंबर, यानी कि अगर आपके पास 100 मार्क्स हैं तो अब डिवाइड करें तो आपके पास 1.8 मिनट आ जाते हैं पर नंबर। अब इसी फार्मूले को अगर मैं अप्लाई करूं तो आपके पास अगर एक कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके 10 मार्क्स हैं, अब देखना चाहते हैं कि कितने टाइम में उसको आपने अटैम्प्ट करना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लें 1.8 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा, ये तकरीबन 18 मिनट, तकरीबन 18 मिनट आपके पास होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को एक नंबर पे जितने जो एक नंबर हासिल करने के लिए कितने मिनट उसको दरकार हैं, तो उस क्वेश्चन पे उतने तकरीबन 18 से 20 मिनट आप लगाएंगे। अगर 15 नंबर का है तो आप उसमें ऐड कर लें, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए 24 से 25 मिनट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है और सारे के सारे पार्ट्स जो आपके क्वेश्चन हों सबको अटैम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को शो करने की कोशिश करें कि आपके पास नॉलेज है और आप लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं और अच्छी बात कर सकते हैं। यही आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मेन मकसद है। और मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में मुझे यहीं पे आप सवाल पूछ सकते हैं। और इसमें पासिंग की आपने नहीं रखना, बल्कि मेरिट के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, यानी कि आप जितना हो सकता है 100 मार्क्स के करीब तर पहुँचें तो आपके लिए बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अगर कुछ मज़ीद भी हुआ तो मैं आपसे ज़रूर कोई ना कोई आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा। मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।